नमस्कार साथियों। रणनीति तो बहुत सही था और रणनीति यह सोच करके बनाई गई कि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। रणनीति यह सोच करके भी बनाई गई कि पीएम मोदी का अगर चेहरा है तो उसके सामने दूसरा कोई मायने रखता ही नहीं है। यह सोच करके कहा गया था कि मोदी की गारंटी, लेकिन इसे किसको पता था यह कि मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन पर आम लोगों के पांव जो है जिस लिहाज से आगे बढ़ते हैं, उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के साथ कोई जुड़ाव है ही नहीं। तो यह सवाल दरअसल मंत्री और सांसदों को लेकर के है, जो दिल्ली से निकल करके मध्य प्रदेश पहुंच गए। और रणनीति यही बनाई गई थी कि अलग अलग प्रांतों के भीतर, मध्य प्रदेश के भीतर अगर 6 प्रांतों यानी 6 रीजन को देखा जाए तो उन तमाम जगहों पर किसी एक सांसद की मौजूदगी तो किसी एक मंत्री की मौजूदगी, वह भी पीएम मोदी के कैबिनेट से निकल करके कोई मंत्री अगर चुनाव मैदान में पहुंच रहे हैं तो उसकी जीत हार का कोई मतलब ही नहीं है, वह तो जीतेगा ही, लेकिन उस पूरे क्षेत्र में उसका प्रभाव होगा। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी बीते 18 सालों के साथ शिवराज के साथ जुड़ी हुई थी, वह एक ही झटके में काफूर हो जाएगी। सोचा यही गया था। रणनीति तो उसके आगे की भी बना ली गई थी उस समय में जब नामों को चुना जा रहा था, मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा था। और यह सोच करके भेजा जा रहा था कि दरअसल यहां पहुंच करके, मध्य प्रदेश पहुंच करके इस इलाके के तमाम मुद्दों का जिक्र नहीं करना है, बल्कि पीएम मोदी की उपलब्धियों का ही जिक्र करना है। बताना है कि किस तरीके से पीएम मोदी ने भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो फिर इस बार उनके चेहरे पर, इस बार उनकी गारंटी के ऊपर और इसी बार मोदी है तो मुमकिन है कि सवाल के साथ हर कोई जुड़ जाइए और आने वाले समय में जो उस सोच देश को लेकर के, वही सोच मध्य प्रदेश को लेकर के रहेगा। लेकिन जो यहां पर वोटिंग हुई और उन इलाकों की जो वोटिंग जहां पर दिल्ली से आए हुए मंत्री और सांसद थे, यहां तक कि इंदौर एक का जिक्र अगर कीजिएगा तो वहां पे विजय वर्गीय पहुंचे थे, कैलाश विजय वर्गीय, जो सबसे निचले पायदान का कदम जो चुनाव जो इंदौर शहर में लड़े। लेकिन सवाल पार्षद के चुनाव, मेयर का चुनाव, लेकिन अब सवाल तो विधायक के चुनाव का था। और जो पश्चिम बंगाल में चुनाव करा सकते हैं और उसका कार्यभार सकते हैं, तो यहां तक कि हरियाणा के भीतर भी वह प्रभारी बन सकते हैं। तो फिर जाकर के एक सीट, वह भी इंदौर के भीतर, पूरे तरीके से प्रभावित ना करने की सोच, यह संभव हो ही नहीं सकता है। तो आइए जरा इन सारे पन्नों को पलटते हैं और जो मंत्री और जो चेहरे दिल्ली से चल करके आए थे मध्य प्रदेश, वह इस समय संकट में है। उनकी रातों की नींद ही उड़ गई है, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे निकल करके बाहर आ रहा है वो बहुत साफ तौर पे बतला रहा है कि भाजपा के भीतर जो हैरानी पैदा कर रहा है कि एक ही पल में 30 से ज्यादा सीटें क्या गायब हो रही है और क्या वह कांग्रेस के खाते में जा रही है। तो यह पूरी रणनीति जिसने बिछाई, ये पूरी बिसात जिसने बिछाई, क्या वह बीजेपी के अचानक के कहे जाने वाले अमित शाह थे? और अमित शाह को लेकर के गुस्सा है। बात गुस्से का भी नहीं है, बात इस बात को लेकर के भी नहीं है कि कौन सी रणनीति किस रूप में बनाई गई, किसका टिकट काटा गया, किसको खड़ा किया गया। सवाल पहला बार ये बन रहा है कि जो सिक्का दिल्ली का था वह मध्य प्रदेश में आकर के कहीं खोटा तो नहीं हो गया। अगर वह खोटा मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर हो गया और उसके बाद जब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा 5 राज्यों के, तो उस समय में जब वो सिक्का खोटा अगर है तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से आप कमर कस लीजिए, क्योंकि यह राजनीति भाजपा के भीतर बहुत सारी परिस्थितियों को पलट देने वाली है। एक विधायक को हटा दीजिए जो लगातार जीतता चला आ रहा है और अपने मन पसंदीदा उम्मीदवार को वहां से उतार दीजिए। दिल्ली की बिसात कह रही थी कि जीत जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश की जमीन कह रही है कि नहीं जीतेगी। एक ही झटके का सवाल होता है कि जो आया वो अपने इलाके में कहने लगा कि मैं दिल्ली से इसलिए आया हूं क्योंकि मैं यहां का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, भाजपा जीत जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा और उसके बाद मेरे पूरे इलाके में भाजपा के तमाम कैंडिडेट्स को जिता दूं। सांप सूंघ गया भाजपा को। जो इंटरनल विधायक निकल करके आ रहे हैं, जो रिपोर्ट निकल करके आ रहे हैं, माथे पे जो सिकन भाजपा को, जरा एक एक नाम को आप सुनिए। और मध्य प्रदेश को जब आप महाकौशल, मालवा निवार, ग्वालियर संभाग,
बघेलखंड, जो विंध्य का इलाका पड़ता है, भोपाल, बुंदेलखंड, इन तमाम जगहों पर जो दिल्ली से ही लोग आए थे और कैबिनेट से, और रणनीति ये बनाई गई थी कि 2023 में अगर राज्यों के चुनाव परिणाम उस चेहरे के आसरे भी हासिल अगर कर लेते हैं तो 2024 मुश्किल नहीं है। लेकिन यह सवाल किसी ने नहीं उठाया, अगर 23 में ही हार गए तो 24 मुमकिन कैसे होगा। दिमनी का सीट, नरेंद्र सिंह तोमर साहब दिमनी के, वहां किसी को नहीं समझ आया कि उनके आने से तो वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन वह सीट पर वोट परसेंटेज कम हो गया। तो क्या उनके पक्ष में वोट इतने कम पड़े, या फिर इतने कम पड़ने के बाद जो चुनाव परिणाम होंगे वो पिछले बार का जो हार का भाजपा का रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ डालेंगे। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान जो है देश की कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे, नरेंद्र सिंह तोमर का पहचान एक कद्दावर नेता के तौर पर, रंजीत तोमर साहब की मोदी की सबसे करीबी नेता और मंत्रियों में भी एक। लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचते ही नरेंद्र सिंह तोमर की पहचान जो है बेटा डील कर रहा है और खेती करता है, लेकिन गांजे, और वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हजारों करोड़ का डील भी हो रहा है। फोन से वो सारी चीज सामने आ रहा है। मैसेज धीरे धीरे बहुत बड़ा होते चला गया और इस इलाके के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मौजूदगी थी। लेकिन जब बात उठता है तो मुश्किल हालात में जो है 3% वोट कम पड़ गए। और नरेंद्र सिंह तोमर का संकट यह है कि आज वर्तमान समय में उस इलाके की सारी रिपोर्ट ये कह रही है कि लगभग 3 से 4% वोट का अंतर हो सकता है चुनावी जीत हार में। तो यह संकट की घड़ी नरेंद्र सिंह तोमर के आने वाले समय की उस राजनीति को लेकर के है, क्या वो दिल्ली के भीतर पांव जमा पाएंगे या फिर नहीं जमा पाएंगे, या फिर मध्य प्रदेश की राजनीति ने 2024 के लिए उनको अभी से काम पर लगा दी। प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़े, जालम सिंह जीते थे उससे पहले, उनके बेटे थे एक, उन युवाओं में काफी लोकप्रिय थे, या फिर यह भी कहते थे कि उनका बहुत दबदबा था उस इलाके में। लेकिन न रहने के बाद प्रहलाद सिंह पटेल की नरसिंह उनके बारे में भी यह कहा जा रहा है कि बहुत ही कांटे का मुकाबला, और कांटे का मुकाबला का मतलब ये साफ होता है कि अगर आप इसको लोकल भाषा में अगर समझिए, प्रशासन आखिर में किसका साथ देगा, वह जीत जाएगा। तो लोकल की परिस्थिति यह होती है कि मध्य प्रदेश का पूरा असर क्या अधिकारियों के भीतर आता है चुनाव को लेकर के, अधिकारी उसी हिसाब से मूव करते हैं। जो माना जाता है कि 2, 4, 5, 10 हजार वोटों का हिसाब किताब अगर हो जाता है आखिरी क्षणों में गिनती को लेकर के, फिर रिकाउंटिंग को लेकर के, फिर रिकाउंटिंग को लेकर के, और कई बार तो 20-20 बार भी रिकाउंटिंग हो जाती है। लेकिन प्रहलाद सिंह पटेल कांटे के टक्कर में फंसे हुए हैं। यहाँ पर वोट अगर बढ़ा है तो केवल 1%, 81.7% पिछली बार थे, इस बार 82.5% वोट पर है। उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं लखन सिंह पटेल जी को कहते हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं। उनकी बात पर भरोसा नहीं करना है, भरोसा इस बात का करना कि कैलाश विजयवर्गीय जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी भाजपा के और चुनाव जितवाने में माहिर, करवाने में माहिर, लेकिन अपना जब चुनाव आया तो इनके इलाके ने 3% वोट घट गया, 69% से 72 पर चला गया, यानी बढ़ गया था, सॉरी। उस इंदौर के भीतर में फिर देखिएगा तो जो भाजपा की सीटें है, क्या वह सीटें बरकरार इस बार रख पाएगी, यह सवाल जो है परसेप्शन के तौर पर इसलिए भी बहुत बड़ा होने लगा है कि कैलाश विजयवर्गीय अपने जगह पर जो नरेंद्र सिंह तोमर की स्थिति है, कमोबेश वैसी स्थिति में जाकर के वह भी फंसे हुए हैं। तो सवाल बनता है कि अब विजयवर्गीय के बेटे का भी बहुत बड़ा सवाल था, जो एक हाथ में बैट लिए रहते थे, वो बहुत गूंजा दिल्ली तक। बेटे का जो सत्ता को लेकर के जो अहंकार था उसके मन में, लेकिन ये सवाल उठते रहे, लेकिन लोग भूलते नहीं, वोटरों को इंतजार रहता है कि ठीक है अब 5 साल में चाहे एक ही बार आइए, लेकिन 5 साल तक हम हर बार जो आपका इंतजार करें ना करें, आपको याद जरूर करते रहेंगे। तो पूरी बात याद रह जाती है, अच्छी बातें लोग भूल जाते हैं, बुरी बात जब वो सत्ता करे तो लोगों की आंखों में वो कचोटता है। और यही है शायद इंदौर वन के भीतर कैलाश विजयवर्गीय की यही स्थिति है। अब फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह के मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर भी मंत्री, और फग्गन सिंह कुलस्ते भी निवास से जो मंडला में पड़ता है वहां से, लेकिन यहाँ एक झटके में ही 5% वोट पड़ा। और वह अशोक मरस्कोले जो थे वो पिछली बार चुनाव जीते थे यहाँ से, इस बार भी, और उनके खिलाफ जो कांग्रेस के पार्टी है।
फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। आदिवासी बहुल इलाका पड़ता है और आदिवासियों के भीतर की लकीरें रेखाएं जो मध्य प्रदेश के भीतर बताती है कि आदिवासी इस बार आदिवासी सुरक्षित सीटों पर एक मुश्त एक तरीके से फैसला देने को तैयार है। तो मुश्किल फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर के है और उनकी स्थिति भी हार और जीत के बीच में फंस चुकी है। तो जबकि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि सीधी में खड़ी की गई रीति पाठक को, ऊपर से चाहत थी रीति पाठक को लाया जाए वह सांसद। उनकी जो वहां के जो 3 बार के विधायक जो भाजपा के थे उनको हटा दिया गया। उनके लोग काफी गुस्से में थे कि हम तो हर बार जीतते हैं, चाहे कमलनाथ की सरकार जीती हो 2018 के भीतर तब भी हम जीते, उससे पहले भी हम 2 बार जीत चुके हैं, तो हमें क्यों हटाया गया और रीति पाठक को क्यों लाया गया। यहाँ पर वोट कमोबेश एक सरीखा, कोई बहुत अंतर नहीं आया, 0.5% का अंतर जरूर था, लेकिन उनके सामने ज्ञान सिंह कहते साहब सवाल ज्ञान सिंह का नहीं है, सवाल रीति पाठक का है, सवाल 3 बार का विधायक रह चुके भाजपा के उन कार्यकर्ताओं का है जो उनके साथ खड़े थे। सवाल इसी के बीच में आरएसएस के कैडर का भी था जो लंबे समय से भाजपा के एमएलए के साथ थे, लेकिन एक ही झटके में रीति पाठक की तो उनकी सांसदीय एंट्री हो गई। यही स्थिति राकेश सिंह के भी साथ जबलपुर पश्चिम में, जहां पर करीब करीब 5% वोट का जो इस बार बढ़ गया, 66.16% से बढ़ करके 71.6% पर पहुंच गया, 5% वोट बढ़ गया। बढ़ने का मतलब सत्ता पलटना और हराना होता है या फिर कोई नया कैंडिडेट आया है उसको जिताना होता है। यह आप अपने तौर पर सोचते रहिए, समझते रहिए, लेकिन राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम के भीतर उनके खिलाफ तरुण भनू जो विधायक है वहीं के हैं और इस बार कांग्रेस को लेकर के जो मध्य प्रदेश की धड़कनें चल रही थी वो वोटिंग के दिन अगर वो सामने निकल करके तो राकेश सिंह के लिए भी कहीं ना कहीं तगड़े मुकाबले में बात निकल करके बाहर आई। जब वोटिंग में 5% वोटिंग ज्यादा तभी दावे अपने अपने किए गए। राकेश सिंह ने कहा मेरी वजह से वोटर बाहर निकला। कांग्रेस ने कहा इस बार तो सत्ता पलटने के लिए ही मध्य प्रदेश में हर जगह पर वोटर बाहर निकले हैं और हर समुदाय के भीतर बाहर, महिलाएं भी आई, ट्रैवल्स भी आए, हर कोई बाहर निकला है। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, इंतजार कीजिए। वह यह भी कहने लगे कि 3 दिसंबर परिणाम का इंतजार कीजिए। सतना में जहां पर गणेश सिंह जो सांसद भाजपा के थे इनको भी भेजा गया था जाइए आप चुनाव लड़िए, यह सीट हारी हुई। सिद्धार्थ कुशाल जो यहाँ से एमएलए थे वह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सतना में वह इस बार जीत रहे हैं फिर से और यहाँ पर करीब करीब 1.5% वोट का ज्यादा पड़ा इस बार। जब सांसदों का नाम अगर हम लिए तो ये क्यों लिए, किसके बारे में आपको बताएं। इससे पहले गाढ़वारा की सीट है, यहाँ पर राव उदय प्रताप सिंह जो हैं जो सांसद है उनको उतारा गया था भाजपा की तरफ, जबकि ये कांग्रेस की सीट यहाँ पर सुनीता पटेल पिछले बार जीत गई थी। वोटिंग प्रतिशत में 2% का अंतर हो गया और इस बार कम हो गया है। संदेश क्या है ये इसको समझिए आप कि जहां जहां सांसद और मंत्री उतरते हैं वहां पर वोट अगर ज्यादा हो रहा है तो हराने उतर रहे हैं क्या, अगर कम हो रहे हैं तो उनके भीतर कोई उत्साह नहीं है क्या, यह कांग्रेस का कहना है। भाजपा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो वो कहते हैं कि कम इसलिए हो रहा है क्योंकि मान चुके हैं कि हम जीत गए, ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पक्ष में उतरे हैं। लेकिन एक सपोलॉजिस्ट की राय ये बनती है कि जब 3% से ज्यादा के वोट अगर बढ़ने लगे तो ये मान लीजिए कि सत्ता पलट रही है। सीएसडीएस का ये एनालिसिस है जो 3% का मतलब चीजें पलट रही है। लेकिन अगला सवाल उठता है क्या कि और बड़ा सवाल होता है कि जब ये रणनीति पॉलिसी बनाई जा रही थी, सांसदों मंत्रियों को उतारा जा रहा था, तो ये पॉलिसी बहुत साफ थी, रणनीति साफ थी कि मध्य प्रदेश के भीतर 18 वर्ष की इनकम्बेंसी को कहीं शांत किया जाए और कहीं पर मैनेज कर दिया जाए। और मैनेज करने के लिए ध्यान कहीं भटकाना होगा, नए तरीके से नए चेहरे को लाना पड़ेगा। यह रणनीति उस समय की थी, लेकिन उसके पैरेलल समानांतर में एक रणनीति और चल रही थी या फिर अब चलने लगी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव की जो इलेक्शन होगी तो बहुत बड़ी तादाद में बड़े सांसदों की टिकट कटने वाली है। जो जानकारी जो संकेत मिल रही है उसमें 150 से करीब ज्यादा सांसद ऐसा इस बार हो सकता है जो कि बदल जाए। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि जो अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं क्यों नहीं उनका परीक्षण वहीं उन्हीं के सीट पर एक विधानसभा की सीट को लेकर के कर दिया जाए और संदेश दिया जाए कि दरअसल असफल आप हैं
असफल दिल्ली में बैठी हुई सत्ता नहीं है। लेकिन फिर वहां पे एक सवाल होता है, ये एक्सपेरिमेंट अगर किया जा रहा था, अगर हो रहा था, जो भी कर रहे थे, क्या वो मध्य प्रदेश को हारने के लिए कर रहे थे या फिर 2024 की लोकसभा चुनाव की बिसात को बिछाने के लिए कर रहा था? इन दोनों परिस्थितियों के बीच में भाजपा में हलचल है। जो नेता जहां जहां चुनाव होते हैं और जो विधायक हैं, यह हलचल 3 दिसंबर के बाद कहीं ज्यादा आगे बढ़ने वाली है और इसका असर दिल्ली तक सुनाई देगा आपको। दिल्ली के भीतर जो सांसदों की पूरी फहरिस्त है, पूरी लिस्ट है, दिल्ली के भीतर जो संगठन को जिस तरीके से मौजूदा पीएम सत्ता ने, यानी मोदी सत्ता ने जो अपने हाथों में लिया, आरएसएस के साथ उसका मतभेद है। आरएसएस का कहना है कि संगठन तो हम संभालते रहे, इसके भीतर आप कैसे घुस गए, और उनका कहना है कि हम संगठन संभालते तो हम चुनाव जीत जाते हैं, आप संगठन संभालते हैं तो आने वाले समय में, और उसकी रणनीति बनाने का जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ तो हर दिन का जिक्र क्या है, हर दिन चुनाव है तो संगठन हम ही संभालेंगे, और यह टकराव बहुत बड़ा व्यापक है संघ और भाजपा के भीतर। सीधे तौर पे कहे तो मोहन भागवत साहब और पीएम मोदी को और शाह को लेकर के एक टसल इस बात की भी है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे हाथ में दीजिए। तो क्या इस पूरे प्रोसेस के भीतर, क्या पहली बार राज्यों के चुनाव परिणाम में अगर मंत्री हार रहे हैं, अगर वह हार जाएंगे, अगर सांसद जो दिल्ली से चल करके पहुंचे अगर उनके लिए मुश्किल है, अगर उसमें से कोई जीतेगा भी तो वो मैक्सिमम 5 से 10 हजार वोट के अंतराल में हो रहेगा। अगर ऐसी परिस्थिति अभी अगर समीक्षा में अगर दिख रही है, तो यह अगर परिणाम में बदल जाए 3 तारीख के बाद कितनी हलचल अलग अलग राज्यों के भीतर होगी, या फिर सभी खामोश रह जाएंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जो रणनीति बनाई जा रही थी जिस समय में, उस समय यह बात नहीं सोचा गया था कि वोटिंग परसेंट इस तरीके से बढ़ेगा। वोटिंग पैटर्न का यहाँ पे एक मतलब और होता है कि वोटिंग पैटर्न इस तरह से जो बदलेगा, जो अलग अलग इलाकों में वोट पड़ रहे थे, जैसे कौशल के इलाके में करीब 75% वोट पड़ गए, वहां मालवा निवार में लगभग 73% वोट पड़े हैं, ग्वालियर चंबल के भीतर कम वोट पड़े हैं, ग्वालियर चंबल और बिंद के इलाके में। जहां पर ग्वालियर चंबल, जहां पर करीब करीब कांग्रेस का कब्जा था, वहां करीब वोट कम पड़े तो भाजपा वहां वोटों को न निकल पाई। उसके बघेल का वहां पे बिंद का जो है 68.5% वहां पे वोट पड़े करीब करीब, वहां पर भाजपा का काफी पकड़ है, वहां पे वोट बढ़े नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि जो शहरी मिजाज का इलाका पड़ता है, यानी भोपाल के इलाके में भी 71% वोट पड़े, और उसमें भी अगर देखिएगा, इसको परखना और समझना शुरू कीजिएगा कि कहां पर कितने ज्यादा वोट पड़े, तो आपको इस बात को जान करके हैरान होगा कि नरेला की सीट जो भाजपा के पास है वहां पे 1% वोट कम हुआ। भोपाल मध्य में 1% वोट कम पड़ा, जो यहाँ पर कांग्रेस की सीटें थी। जहां पर वोट प्रतिशत ज्यादा बढ़ी, भाजपा बैरसिया के भीतर उसकी सीट थी, यहाँ पर परसेंटेज और वोट बढ़ा, करीब 1.5% वोट बढ़ा है। भोपाल उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज बढ़ा, करीब 4% तक बढ़ा। गोविंदपुर के भीतर करीब 2% वोट बढ़ा। यह संदेश भोपाल के भीतर का क्या है, कम और ज्यादा वोट के। क्या यह सत्ता परिवर्तन के दिशा में आगे बढ़ेगी, या फिर स्ट्रेटेजिकली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कुछ अपना अलग मिजाज होता है, इसको लेकर के। जब इसकी राय अगर आप सुनिएगा तो पहली बार में एक नई चीज निकल करके बाहर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश के भीतर के चुनाव में अलग अलग क्षेत्रों के भीतर अलग अलग तौर तरीकों से सांस्कृतिक जीवन, जिंदगी जीने के अलग अलग तरीके, रोजगार का तरीका, ये अलग अलग है। जो महाकौशल के भीतर है वो भोपाल में नहीं है, जो भोपाल के भीतर है वो बुंदेलखंड के भीतर है, जो बुंदेलखंड के भीतर है वो बिंद के इलाके में नहीं है, जो बिंद के इलाके में है वो ग्वालियर चंबल में भी नहीं है। तो यह एक संदेश है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से, लेकिन पहली बार चुनाव एक बहुत पतली रेखा की तरह खींच दिया गया, जहां उस तरफ से कांग्रेस थी तो इस तरफ भाजपा थी, और कोई नहीं था। और यह परिस्थिति कमोबेश महिलाओं के भीतर भी थी, युवाओं के भीतर भी थी, आदिवासियों के भीतर भी थी। और बहुत बड़ी बात यह है कि जो लाडली बहना का बात था, सवाल था, यह दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने तरीके से लाडली बहना के काउंटर में महिलाओं के लिए जो कुछ भी पैसा देने का जिक्र किया, जो सम्मान का जिक्र किया, उसने महिलाओं को बहुत बड़ी तादाद में वोट देने के लिए प्रेरित किया। और करीब करीब 15 लाख ज्यादा महिलाएं इस बार वोट देने के लिए बाहर निकले थे। तो क्या यह महिलाएं गांव के इलाके में निकले या फिर शहरों के इलाकों में निकले थे? क्योंकि शहरी मिजाज के भीतर आप झांकिएगा तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक टैक्स पेयर का पैसा हो या फिर शहरी पैसा हो जो कहते हैं, और गांव में आप बांट दी।
या फिर इसका गुस्सा जो लोगों के भीतर, लोगों के जहन में था, कोई विजन नहीं बचा, कोई दृष्टिकोण ही नहीं था। कोई अगला सवाल ये बनता है कि जब पैसा देने की होड़, अगर सहूलियत देने की होड़, अगर इस बार तमाम राजनीतिक दल यानी भाजपा कांग्रेस ने एक नई सरीखी लग गई, तो एक ही झटके में जो पहला सवाल था, जो शुरुआत की कि रणनीति को लेकर के, वह रणनीति फेल हो गई। यानी फिर कहे मोदी की गारंटी, मोदी का चेहरा, या फिर मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, ये सवाल एक ही झटके में राज्य के चुनाव में, वो भी मध्य प्रदेश के भीतर लापता हो गया। इस बातों का जिक्र ही कोई भी नहीं कर रहा था। और इलाके दर इलाके अगर अपने विधायक, अपने पुराने विधायक का टिकट ना मिल पाने वाले जो लोग कार्यकर्ताओं के घर पर हो, या फिर जिसकी विधायकी का टिकट मिल गया उसको लेकर के सवाल, इन्हीं सवालों में भाजपा कहीं ज्यादा इन जगहों पर उलझी नजर आई थी। आखिरी के बहुत बड़े सवाल जो 2-3 निकल के आते हैं, क्या यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम जो भी हो, शिवराज के राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? क्या यह कह सकते हैं आपके शिवराज के राज पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मोदी राज 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या यह एक उल्टी गिनती की परिस्थितियां तो नहीं बनेगी? क्योंकि शिवराज को तो दरकिनार मोदी सत्ता ने पहले ही कर दिया था। तो सवाल यहाँ पे उठता है, क्या मध्य प्रदेश अगर मोदी चेहरे, मोदी मुमकिन और मोदी गारंटी के नाम पर अगर लड़ा गया, तो यह सत्ता जाने का मतलब और सत्ता बरकरार रखने का मतलब क्या होगा? शिवराज से ज्यादा मोदी को सत्ता को लेकर के ज्यादा असर पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर अगला सवाल बनता है, क्या यह मान लिया जाए कि राज्य के चुनाव का असर 2024 तक पहुंचेगा, जब उसी धारा में पीएम मोदी की मौजूदगी और मध्य प्रदेश के भीतर जो पोस्टर चस्पा किए गए जो पीएम मोदी के नाम पर, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र है, उसकी उनकी उपलब्धियों का भी जिक्र है, उनमें सरेंडर 450 रुपए देने का भी जिक्र है, उसमें हर चीज का जिक्र किया जब जा रहा था, तो यह भी कहा जाए कि यह पोस्टर अभी अगर लग गए राज्य के चुनाव में ही, तो 2024 में तक ये चले जाएंगे। तो क्या ये चुनाव जो है 2024 को लेकर के क्या आत्मनिरीक्षण या परीक्षण का या अवलोकन का मौका था दिल्ली की सत्ता के लिए? और शायद ये चुनाव उसी तर्ज पे ही लड़ा गया मध्य प्रदेश के भीतर, इसलिए राज्य के चुनाव परिणाम जो दिल्ली की सत्ता को प्रभावित नहीं करेगा, उन्होंने एक जमीन पर रख ली। क्या यह कह सकते हैं? ये सवाल था। तीसरा अगला सवाल जो बनता है कि जो मंत्रियों को अगर जब उतारा गया, उनकी लुटिया अगर डूब जाती है मध्य प्रदेश के भीतर, और सांसदों को जब लाया गया उन इलाकों के, अगर एक एमएलए के सीट अगर नहीं जीत पाने में सक्षम है वो सांसद, तो क्या यह पहला संदेश होता है कि जो नीचे तक जाएगा, यानी पंचायत स्तर तक के चुनाव का प्रभाव पड़ेगा? अलग अलग जगहों पे नगर निगम का चुनाव का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो 4 स्टेज चुनाव के होते हैं, सांसद, विधायक और जिला के जो, और फिर पंचायत स्तर के, जो उन तमाम जगहों पर इसका असर पड़ने वाला है क्या? तो ये पड़ सकता है असर। मध्य प्रदेश का चुनाव जो है इसलिए भी ऐसे टेस्ट का एक पीएम मोदी सत्ता का था और आरएसएस के लिए भी था, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां, भाजपा और आरएसएस की जमीन जो है, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर हो या फिर गुजरात का में सबसे पुख्ता हो, लेकिन लंबे समय तक जिस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के भीतर दोनों की जमीन को अपने अनुकूल सत्ता के लिए बनाया था, उसको एक ही झटके में ना तो स्वयं सेवक ने खारिज किया, ना ही भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, बल्कि आरएसएस के प्रचारक से प्रधानमंत्री बने पीएम मोदी ने एक ही झटके में उसे डुबो दिया। और पूरा चुनाव जो है दिल्ली के आसपास जाकर के मध्य प्रदेश के भीतर लड़ा जाने लगा। और ये परिणाम जो है आने वाले समय में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी तो कहीं नहीं है। यह सवाल जो है, और यह सवाल का जवाब जो है 3 दिसंबर को होने वाला है। देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।